Bismillahirrahmanirrahim. I'm Asad Ali, lecturer, Multan Public School and College. Dear students, hope you will all fine and enjoying a good health. I'm Asad Ali, lecturer from Multan Public School and College. Same chapter number 1, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम. लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 का टॉपिक जो है वो मौजू है उसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसका तारीखी पस मंज़र देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसके क़याम की ज़रूरत जो है वो क्यों महसूस हुई. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तारीखी पस मंज़र नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान की दावत पर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास 1906 शाहबाग ढाका में बुलाया गया. सालाना इजलास के अख्तिताम पर बरसगीर के मुख्तलिफ सूबों से आने वाले अमायदीन ने खसूसी इजलास में शिरकत की. इस इजलास में फैसला किया गया कि मुसलमानों की सियासी रहनुमाई के लिए एक सियासी जमात तश्कील दी जाए. सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया था, लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होना शुरू हुए कि मुसलमान एक सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस करने लगे. सेकेंडली हम देखेंगे शिमला वफद 1 अक्टूबर 1906. 1905 में लॉर्ड मंटो और लॉर्ड मॉर्ले, इनका पूरा नाम था जॉन मॉर्ले, ने हिंदुस्तान में इंतजामी बेहतरी के लिए आईनी इस्लाहात नाफिज करने का ऐलान किया. इस ऐलान पर हिंदुस्तानी मुसलमान रहनुमाओं को अपने हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ. हाजी मोहम्मद इस्माइल के ख़त के बाइस नवाब मोहसिनुल मुल्क ने अलीगढ़ के प्रिंसिपल आर्च बोर्ड को वायसराय हिंद लॉर्ड मंटो से मुस्लिम वफद की मुलाकात का वक़्त लेने का कहा. मुलाकात का वक्त मिलने पर मोहसिनुल मुल्क ने सिफारिशात तैयार की और 16 अक्टूबर 1906 को लखनऊ में सर अब्दुल रहीम के घर बरसगीर के मुसलमानों का इजलास हुआ, जिसमें सर आगा खान की क़यादत में 35 अरकान पर यानी कि 35 अरकान पर मुश्तमिल वफद तैयार किया गया, जो 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय हिंद लॉर्ड मंटो से शिमला में मिला. शिमला दैट इज द नेम ऑफ अ प्लेस जो इंडिया में आजकल. वफद ने वायसराय से मुतअद्दिद मुतालबात किए, जिनमें मुसलमानों के लिए जुदागना इंतखाब, आबादी से ज़ायद नशिस्तें, सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा, अदलिया में नुमाइंदगी, यूनिवर्सिटी में नुमाइंदगी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा शामिल था. वायसराय ने वफद के मुतालबात को दुरुस्त मानते हुए इनके अजाला की इंतहानी कराई और मुसलमानों की हौसला अफजाई की. मुसलमानों ने बरसगीर ने शिमला वफद को बहुत कामयाब कहा, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की तरफ से ये पहली सियासी कोशिश थी. यही कामयाबी बाद में मुस्लिम लीग के क़याम का बायस बनी और शिमला वफद की कामयाबी से बरसगीर के मुसलमानों को तहरीक पाकिस्तान के आगाज करने का हौसला. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर हम देखें तो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इसलिए बुलाई गई थी ताकि मुसलमान जो है वो सियासी हवाले से अपने जो राइट्स हैं या उनकी ड्यूटीज हैं, ठीक है, उस हवाले से वो अपने लाहेअमल का इंतखाब करें. ठीक है जी. तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का इजलास हर साल मुनक्किद होता था, जिसमें बरसगीर से मंदूबीन शिरकत करते थे, जो तालीमी मसाइल के साथ साथ सियासी मसाइल पर भी बहस करते थे. तो बेसिकली मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बेसिकली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के हवाले से इसका इजलास जो था वो बुलाया गया था, लेकिन इसमें बेसिक पर्पस जो था वो तालीमी हवाले से था और अलीगढ़ जो मूवमेंट है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना था. लेकिन उसके साथ साथ सियासी हवाले से, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मंदूबीन जो थे जो शिरकत करते थे, वो सियासत के हवाले से भी उनकी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी. तो इसलिए यानी कि जो तालीमी मसाइल के साथ साथ सियासी मसाइल पर भी बहस करते थे. इस कॉन्फ्रेंस से मुतासर होकर मुख्तलिफ शख्सियात ने अपने अपने इलाकों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया. इस कॉन्फ्रेंस का क़याम कांग्रेस के क़याम के 1 साल बाद हुआ. कांग्रेस के 1 साल के क़याम के बाद क्यों हुआ? क्योंकि एट द टाइम यानी कि अगर हम प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें तहरीक अलीगढ़ के हवाले से जो उसके ऑब्जेक्टिव थे, उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट आपको बताया था कि सर सैयद अहमद खान ने बरसगीर के मुसलमानों को इज्तमाई सियासत से दूर रहने की बात की थी, कि यानी कि वो सियासत यानी कि जो कांग्रेस के साथ मिलकर कर रहे थे, यानी कि उससे उन्हें दूर रहना चाहिए. क्यों कि डे बाय डे कांग्रेस ने ये इंश्योर किया कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, जिसके हवाले से बरसगीर पाक हिंद के मुसलमानों को यानी कि ये ज़रूरत महसूस हुई कि उनका भी अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म होना चाहिए. ठीक है. तो इस हवाले से इसी कॉन्फ्रेंस के शुरका ने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली.
नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब। तो जो भी एक इवेंट होता है उसके पीछे उसके रीजंस होते हैं, उसके कॉजेज होती हैं, ठीक है, जिसके हवाले से वो इवेंट जो है वो मार्ज वजूद में आता है। तो इसी तरह मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब, यानी कि वो कौन से असबाब थे जिनकी वजह से मुस्लिम लीग जो है वो मार्ज वजूद में आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं तकसीम बंगाल 1905 कि बंगाल जो था वो एक बहुत बड़ा सूबा था, ठीक है, उसको क्यों तकसीम किया गया। इंतजामी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए अंग्रेजों ने 1905 में सूबा बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। मशरकी बंगाल का नाम सूबा वजूद में आया। इस सूबे में मुसलमानों की आबादी 66% थी, यानी कि मुसलमान जो थे इस डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बंगाल के, यानी कि जो मशरकी साइड है, ठीक है, उसमें मुसलमान जो थे वो अक्सरियत में थे। हिंदुओं ने सूबा बंगाल की तकसीम की शदीद मुखालफत क्यों की? मुखालफत इसलिए की कि यानी कि यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है और अगर ये सूबा बन गया, गवर्नमेंट ने बना दिया, तो डेफिनेटली मुसलमान जो है वो तालीमी हवाले से, सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, ठीक है जी, और जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और एक हिस्से पर मुसलमानों का कंट्रोल जो था वो मजबूत हो जाना था। तो इसलिए बर सगीर पाक व हिंद में हिंदुओं ने तकसीम बंगाल की मुखालफत की। हिंदुओं ने सूबा बंगाल की तकसीम की शदीद मुखालफत की क्योंकि मुसलमानों की बहबूद के लिए उठाए जाने वाले किसी इकदाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तकसीम बंगाल की मुखालफत में बड़ी तहरीक शुरू कर दी, जबकि मुसलमान तकसीम बंगाल के हिमायती थे। क्यों थे? क्योंकि इसलिए कि मुसलमानों को सियासी और तालीमी हवाले से, इंतजामी हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने का इम्कान था। तो इसलिए तकसीम हिमायती इसलिए थे कि ताकि तकसीम बरकरार रहे, लिहाजा हिंदुओं की मुखालफत के बावजूद तकसीम की हिमायत करने के लिए इन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। इसलिए तकसीम बंगाल की मुखालफत भी मुस्लिम लीग की तश्कील का बायस बनी, जैसा यानी कि हिंदुओं का जो एक मुनाफिकाना किरदार था या मुनाफिकाना चेहरा जो था वो खुलकर सामने आ गया, और जिसकी वजह से मुसलमानों को उस वक़्त एक शिद्दत से एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई कि उनके पास भी अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ज़रिए वो अपने मफादात, हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। बरसगीर पाक व हिंद में डेविड ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों को, यानी कि बशमूल, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट जो था वो एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी था, उसमें बहुत सारी ज़ात पात के लोग जो थे, यानी कि वो वहाँ पर रहते थे, ठीक है, लेकिन बेसिक टू रिलीजन जो थे उनमें अगर आप देखें तो वो मुसलमान और हिंदू थे, ठीक है। तो इस हवाले से बरसगीर पाक व हिंद के तमाम लोगों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन डेविड ए ह्यूम ने मशवरा दिया था कि उनके पास एक सियासी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जिसके जरिए वो अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। तो इसलिए यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, कांग्रेस जो थी, उसका क्याम अमल में लाया गया था। लेकिन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम हुआ, लेकिन क्याम के कुछ अर्सा बाद ही इस पर इंतहा पसंद और फिरका पसंद हिंदू काबिज हो गए, जिसकी वजह से हिंदू जो थे वो कांग्रेस पर छा गए, और इस तरह कांग्रेस जो थी वो एक हिंदू जमात बनकर रह गई। कांग्रेस अपनी पॉलिसी की बदौलत हिंदू मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने लगी, लिहाजा मुसलमानों को भी अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने मुस्लिम लीग की तश्कील की। नेक्स्ट हम देखते हैं फ़िरका वारियत। हिंदुओं ने मुसलमानों की मुखालफत में बेशुमार इंतहा पसंद और तशद्दुद से भरपूर तहरीकों का आगाज़ कर दिया, जिनमें अगर आप देखें तो इन तहारीक में हिंदू महासभा, संगठन, शुद्धि, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और थियोफिकल सोसाइटी जैसी तहरीकों से मुसलमानों के वजूद को बहुत खतरा था। लिहाजा मुसलमानों को अपने वजूद और पहचान को बरकरार रखने के लिए एक जमात की ज़रूरत थी जो कि इन तमाम तहरीकों का मुकाबला कर सके और मुसलमानों को तशद्दुद और इंतहा पसंदी से बचाया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं उर्दू हिंदी तनाज़ा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर सेविंग द मुस्लिम रिकग्निशन इन द सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि अगर 1867 से पहले अगर आप देखें तो सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने दो कौमी नजरिया पेश नहीं किया था। क्यों? कि वो बड़े सगीर पाक व हिंद में मुसलमानों और हिंदुओं को एक ही कौम से तशबीह देते थे, और वो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक ही तस्बीह के दाने हैं। लेकिन 1867 में, यानी कि जब 1834 में पर्शियन को रिप्लेस करके इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया गया और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो उर्दू को रखा गया, तो उस वक्त यानी कि हिंदू जो थे
ठीक है, उनको ये बात पसंद आए। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि मुसलमान जो हैं ये उनकी ऐसी जुबान है जिसको सब कॉन्टिनेंट में मकबूलियत भी हासिल और बहुत तेजी से मकबूल होने वाली जुबान है। तो ब्रिटिशर्स ने इसे सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों डिक्लेयर किए? तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि यानी कि उर्दू को रिप्लेस करके हिंदी जो है उसको सरकारी जुबान का दर्जा क्यों न दिलवाया जाए। तो इसलिए अगर आप देखें तो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर हम देखें तो लैंग्वेज की सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें ये होता है कि लैंग्वेज से क्या मुराद है, यानी कि जुबान से क्या मुराद है। जुबान जो है वो एहसासात, ख्यालात और महसूसात के इजहार का जरिया होती है, और जुबान जो है वो किसी कौम की शनाख्त का जरिया होती है, किसी कौम के तशख़्ख़ुस का जरिया होती है। और अगर आप किसी कौम की जुबान जो है उसको आप ख़त्म कर दें तो इट मीन्स दैट उस कौम का वजूद, उसका तशख़्ख़ुस है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उर्दू को मुसलमानों की जुबान समझते हुए हिंदुओं ने हिंदी को सरकारी जुबान का दर्जा देने की मुहिम चलाई। तो मुसलमानों का रद्दमल बड़ा शदीद था। बिहार में ये तनाज़ा गवर्नर मैकडोनल्ड की उर्दू दुश्मनी की वजह से उभरा था, जब वो यूपी का गवर्नर था। तो उसने हिंदी को अदालती और दफ्तरी जुबान करार दे दिया। मुसलमानों को यह बात कबूल न थी, लिहाजा मुसलमानों ने उर्दू के दिफा के लिए तहरीक चलाई। इस तहरीक को मजबूत बनाने के लिए इन्हें एक पार्टी की जरूरत थी ताकि हुकूमत को मुसलमानों के मुतालबात और एहसासात पहुंचाए जा सकें। इसलिए मुस्लिम लीग की तश्कील की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्याम के असबाब से मुस्लिम मफादात का तहफ़्फ़ुज़। क्योंकि मुस्लिम जो है वो एक नेशन थी, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान उसी दिन मारज़ वजूद पे आ गया था जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था। और अगर आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम के हवाले से अगर हम देखें तो दोनों को जो इसके मीनिंग्स हैं वो हम मानी करार दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यानी कि मुस्लिम जो है वो किसी भी हवाले से कोई भी उसकी डेफिनेशन की जाए तो मुसलमान एक कौम के वजूद पर पूरा उतरते हैं। तो इसलिए एज ए नेशन के हवाले से मुस्लिम मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो था वो ज़रूरी था, और उसके लिए मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और सियासी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी इन द शेप ऑफ द मुस्लिम लीग। 1857 के बाद मुसलमान हर शोबा ज़िंदगी में महरूमियों का शिकार हुए। इन्हें मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया, इनकी ज़मीनें और जागीरें छीन ली गईं, इनकी सकाफत और ज़ुबान भी मुतासर हुई। लिहाजा मुसलमानों की तालीमी ज़रूरियात, मुलाजमतों में हिस्सा और मुआशरे में मुनासिब दर्जाबंदी के लिए ज़रूरी था कि मुसलमान अपना सियासी प्लेटफॉर्म कायम करें जिसके तहत वो अपने सियासी हकूक़ के लिए मुनज़्ज़म जदोजहद कर सकते थे। इसलिए मुस्लिम लीग की तश्कील हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं सियासी इस्लाहात का ऐलान। तो 1905 में इंतखाबात के नतीजे में जब बरतानिया में लिबरल पार्टी बरसरे इक़्तिदार में आई, क्योंकि बरतानिया में आज भी अगर आप देखें तो दो जमाती निज़ाम जो है वो चल रहा है, टू पोलिटिकल पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो उस वक्त दो पार्टीज थी, एक लिबरल पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी यानी क़दामत पसंद जमात। तो लिबरल पार्टी की हुकूमत जो थी वो उस वक्त थी, क्योंकि लिबरल पार्टी जो थी वो इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से उसने बहुत ज़्यादा सीट्स जो थी वो विन की और उसकी बेस पर यानी इक़्तिदार में आई। तो इस जमात ने बरसगीर में सियासी इस्लाहात के नफाज का ऐलान किया। सियासी इदारों की तश्कील का सिलसिला शुरू होने का इम्कान बना, तो मुसलमानों ने भी अपने मफादात और नुमाइंदगी के हसूल के लिए एक सियासी जमात का वजूद ज़रूरी समझा, इसलिए मुस्लिम लीग वजूद में लाई गई। नेक्स्ट हम देखते हैं शिमला वफद की कामयाबी। हुकूमत बरतानिया के बरसगीर में सियासी इस्लाहात के नफाज के ऐलान के बाद सर आगा खान की क़यादत में मुसलमानों का एक वफद 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय हिंद लॉर्ड मंटो से शिमला में मिला। वफद ने वायसराय को मुसलमानों के सियासी, सकाफती, इक़्तिसादी और दीगर मफादात के हसूल के लिए एक अर्ज़दाश्त पेश की। इस मुलाकात में मुसलमानों ने वायसराय को जुदागाना इंतखाबी तरीक़ाकार अपनाने का भी मुतालबा किया। यह हम पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जुदागाना तरीक़ा इंतखाब अब दोबारा ये एक थ्योरी है, प्रॉपर जुदागाना तरीक़ा इंतखाब। जुदागाना तरीक़ा इंतखाब क्या होता है कि जुदागाना तरीक़े इंतखाब से मुराद ये होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट से मुराद ये है कि ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन, राइट, ऑन द बेस ऑफ द आइडियोलॉजी। जिस तरह यानी कि अगर बरसगीर पाक में हिंदू और मुसलमान थे तो उनको उनकी आबादी के तनासब के हवाले से नशिस्तें देना है, ठीक है, और यानी कि ये बाउंड करना है कि जो मुसलमान हैं अगर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कम्पीट कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से वो सिर्फ उन्हीं को वोट दे सकेंगे, और इस तरह यानी कि हिंदुओं को बाउंड करना है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदू नुमाइंदों को वोट देंगे। तो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागाना तर्ज इंतखाब।
वायसराय ने मुसलमानों के तमाम मुतालबात के लिए हौसला अफजा बातें की और हुकूमत बरतानिया से मुतालबात के हल के लिए बात करने की यकीन दहानी भी कराई। वायसराय की इस हौसला अफजाई ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। उन्होंने फौरी तौर पर सियासत में हिस्सा लेने के लिए सियासी जमात की जरूरत महसूस की, लिहाजा इस वफद के चंद हफ्तों बाद मुस्लिम लीग तश्कील हो गई। मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो क्यों मारज़ वजूद में आई, वो असबाब हमने देखे। तो जब मुस्लिम लीग की तश्कील हो गई तो इसके जो मकासद थे, उन मकासद में क्या पॉइंट्स जो थे वो रखे गए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करना। बेहतर ताल्लुकात उस्तवार किस लिए करना है? क्योंकि मुस्लिम लीग का क़याम जो था वो ज़रूरी था, इसकी तश्कील हुई। और इसको अगर हम रिलेट करें तहरीक अलीगढ़ के मकासद के हवाले से, तो मकासद के हवाले से सर सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ के जो मकासद थे उनमें से एक मकसद ये भी दिया था कि बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों को अंग्रेज़ों से बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने वही पॉइंट जो था वो अपने मकासद में रखा। मुस्लिम लीग के क़याम का पहला मकसद हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करना और मुसलमानों में वफादारी के जज्बात पैदा करना। नेक्स्ट हम देखते हैं दीगर अक़वाम के साथ ताल्लुकात, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट जो था वो एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी था और बरसगीर पाक व हिंद में बहुत सारी अक़वाम जो थी वो मौजूद थी। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने बावर किया ऑन द बेस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द इस्लाम, क्योंकि इस्लाम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता। ठीक है, जब भी वो बात करता है तो ऑन द बेस ऑफ द ह्यूमैनिटी की बात करता है। तो बरसगीर पाक व हिंद में इस मकसद को रखते हुए मुस्लिम लीग ने ये बावर करवाया कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदा जमात नहीं है, बल्कि बरसगीर पाक व हिंद में रहने वाले तमाम तबकात है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, तो वो उन तमाम की नुमाइंदा जमात है। तो इसलिए यानी कि इसके मकासद में ये भी रखा गया कि बरसगीर की दीगर अक़वाम और सियासी जमातों से इज्तिमाई भलाई के लिए राब्ते कायम करना। इज्तिमाई भलाई किसके लिए? इंसानियत की। ठीक है, और सेकेंडली मुस्लिम मफादात का तहफ़्फ़ुज़। लास्ट हम देखते हैं मुस्लिम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। बरसगीर के मुसलमानों के हकूक़, मफादात और मकाम का तहफ़्फ़ुज़ करना और इस मकसद के लिए हुकूमत और दीगर हलकों के साथ मिलजुल कर काम करना, ताकि यानी कि जो मुस्लिम राइट्स हैं, ठीक है, जो मुस्लिम कॉजेज़ हैं, ठीक है, उस पर वर्क किया जाए। मुसलमानों के जितने भी हकूक़ हैं, चाहे वो तालीमी हवाले से, मुआशी हवाले से, सियासी हवाले से, ठीक है, किसी भी हवाले से, ठीक है, मुस्लिम कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये थे मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।